जब तुम दांत भर रही हो, पानी पारा कहेगा क्या? अपना पढ़ते नहीं बनता है। 1.5 महीने बाद पेपर आएगा तुम्हारा। मैं बातें नहीं कर पाती क्या? बात करने आई हो क्या? इधर से चिल्ला रहा है, ये इधर से मैंने देख रहा हूँ, तब आगे देख रहा है ये। चलिए, कहाँ तक पढ़ा दिया तो बताना मुझे। कहाँ तक बता, आगे कहाँ तक पढ़ा दिया तो बताना मुझे। मुझे लगता है मैं उसका पढ़ा रहा था, फ्यूल के सिद्धांत पढ़ा रहा था आपको। हाँ या ना? फ्यूल ने 14 सिद्धांत दिए हैं, इसके व्यावहारिक सिद्धांत कहलाते हैं, और इसने सबसे पहले सिद्धांत दिए काय के? प्रबंध के सिद्धांत। कितने सिद्धांत दिए इसने? 2 जनों के सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम, एक फ्यूल के, एक टेलर के। हाँ या ना? सबसे पहले जिसने सिद्धांत दिए उसका नाम था फ्यूल। कितने सिद्धांत दिए? 14। सार्वभौमिक सिद्धांत कहलाते हैं इसके। कौन से? सार्वभौमिक सिद्धांत। ठीक है ना? प्रशासनिक सिद्धांत भी कहलाते हैं इसके। ठीक है ना? इन सिद्धांतों को जानते हैं, जो सिद्धांत आज तक चले आ रहे हैं और आगे तक चलेंगे और चलकर आ रहे हैं। ठीक है ना? कुछ सिद्धांत हमने पढ़ लिए थे। क्या पढ़ा रहा था? ये पढ़ा दिया था ना? यही पढ़ा दिया था मैंने, यही पढ़ा दिया था, ये भी पढ़ा दिया था मैंने, ये सोपान का सिद्धांत भी पढ़ा दिया था मैंने। अव्यवस्था का सिद्धांत, 9 सिद्धांत पढ़ा दिए थे मैंने। अब पढ़ते हैं 10वां। कौन सा? व्यवस्था का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अब व्यवस्था का सिद्धांत क्या है देखिए। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना। घर में आप पढ़ते हैं, कोई जगह होगी जहां बैठ के पढ़ते होंगे, वहां पे किताबें रखी रहती होंगी। ठीक है? 2-4 घंटे के लिए इधर उधर हो गए, वो बात अलग है। वैसे तो अधिकतर आप कॉपी किताब एक ही जगह पे रखी है, वहीं जाके बैठ के पढ़ते हैं, बैग रख देते हैं, बैग उठा लाते हैं। हाँ या ना? और आप जानते हैं दूसरी जगह बैठ के जब पढ़ते हैं तो उतना मन नहीं लगता जितना आप रोज एक ही जगह बैठते हैं, वहां जाके मन लगता है। हाँ या ना? इसका ये मतलब है कि जगह निश्चित होनी चाहिए, जगह निश्चित होनी चाहिए। घर में भी जगह देखिए, किचन वहां है, वही है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि सुबह वही चूल्हा लेकर चल जाओ, कसम आज तो यही बना लूंगी खाना, ऐसा ही हो जाता है क्या? सब चीजें अपनी अपनी जगह पे निश्चित है तो वही काम होता है कि नहीं होता है? व्यवस्थित तरीके से काम हो जाता है, मन लगता है कि वही काम हो जाएगा। पढ़ाई का भी यही है ना, घर में एक जगह निश्चित है, चाहे एक कमरे में सब रहते हैं लेकिन एक कोना तो निश्चित है कि यहीं बैठ के मैं पढ़ूंगा, तो वहीं बैठ के पढ़ते हैं कि नहीं? दूसरी जगह जाते हैं तो उतना मन नहीं लगता, ऐसा लगता है डिस्टर्बेंस हो गया है। यही होता है कि नहीं होता? तो कंपनियों में भी प्रबंधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्तियों को स्थान दिया है वो स्थान लंबे समय तक वही बना रहे। ठीक है ना? तो देखिए, इसमें फ्यूल के शब्दों में प्रत्येक उपक्रम में तो अलग अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए, 2 अलग अलग व्यवस्थाएं होनी, जैसे भौतिक संसाधनों के लिए भौतिक व्यवस्था और मानवीय संसाधनों के लिए सामाजिक व्यवस्था। मतलब जो जैसा है उसे वहीं पे होना चाहिए कि नहीं? जहां जो काम कर रहा है उसे वहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भौतिक साधनों को व्यवस्थित करने का अर्थ है कि हर वस्तु के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए, हर वस्तु के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए और हर वस्तु अपने उचित स्थान पर ही होनी चाहिए। रोज व्यवस्थाएं बदलती रहेंगी तो काम करने का जो प्रभाव है उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ या ना?
तो कंपनियों में आपने देखा होगा उन्होंने बना दिया ऑफिस जैसा है तो फिर वैसे लंबे समय बाद परिवर्तन होता है, फिर रोज परिवर्तन करेंगे। कर्मचारी से कहती है आज तू जब बैठ जा, कल आओ तू अब वहां बैठ जा, तो उसके काम करने की जो गति है और काम करने का जो तरीका दोनों प्रभाव हो जाएगा। इससे पूरी कंपनी जो है, जो संगठन है, उसके प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ जाएगा। तो जो चीज जहां है वहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? इसे कहते हैं क्या? व्यवस्था का सिद्धांत। काय का सिद्धांत? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अगला सिद्धांत है, या इसके प्रभाव देखिए, सकारात्मक प्रभाव कौन से है? संगठन में भौतिक संसाधनों एवं मानव शक्ति का प्रभावपूर्ण उपयोग। मैंने बताया ना, अगर सही तरीके से काम करवा रहे हो, सही जगह पे काम करवा रहे हो, उसमें रोज परिवर्तन नहीं हो रहा है, काय पे प्रभाव पड़ता है? संगठन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भौतिक संसाधनों एवं मानव शक्ति को खोजने में समय की बर्बादी नहीं होती है। भाई जगह निश्चित हो गई, जो व्यक्ति आएगा यहीं जाकर बैठ जाएगा। कल पता है अगर मान लो रोज जगह चेंज हो रही है तो रोज उन्हें ढूंढत फिरना है, वो कहाँ वो जो बैठ जा, तो अब वो अपने आप अब तुमने जगह निश्चित कर दी, वो अपने आप घर से आएगा, अपनी जगह बैठेगा और तुरंत काम चालू हो जाएगा। समझा? इसे कहते हैं काय का प्रभाव? व्यवस्था का सकारात्मक प्रभाव। क्लियर है? इस सिद्धांत के नकारात्मक प्रभाव देखिए, संसाधनों जैसे मानव एवं माल का दुरुपयोग संभव, अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दुरुपयोग होना चालू हो जाएगा, है ना? अव्यवस्था का बोलबाला एवं दुर्घटनाओं की संभावनाओं में वृद्धि हो जाए। अव्यवस्था तो दिखेगी, कोई आया कहीं बैठ गया, अव्यवस्था पहले की नहीं। इसलिए कंपनियों में क्या, संगठन में क्या होना चाहिए? व्यवस्था का सिद्धांत अपनाना चाहिए। कौन सा सिद्धांत? समझ में आया कि नहीं आया? बाकी कंपनियों में ये तक अपनाया जाता है, आपने देखा हो ना, कंपनियों में या किसी भी जगह पे कह दिया जाता है कि ये काम दे रहे हैं, ये काम 2 घंटा में निपट जाता है। भाई कह रहे हैं, एक बार कोई काम सौंपने से पहले कह देते हैं हाँ जी कर लो, 2 घंटा में निपट जाए। अब आपको लगा कि ये बात हो गई, कह दिया कि 2 घंटा में जा, इसके पीछे एक मोटिव रहता है कि अगर मान लो वो कर्मचारी बात 4 घंटा में निपटाता है तो प्रबंधक समझ जाता है जान 2 घंटे तक बर्बाद करे। कर्मचारी समझ रहा है मैंने काम तो कर दिया, प्रबंधक समझ रहा है जान 2 घंटा बर्बाद कर दें। तो जो प्रबंधक समझता है वही मेन होता है। उसने काम के पीछे कह दिया लो आपको ये काम करना, और धीरे से एक पीछे प्लान कर दिया, हाँ 2 घंटा में निपट जाएगा। उसने आम उसमें ले ली, कह दी बात, और उसने वो काम 3 घंटा में निपटा। प्रबंधक के पास काम लौट के गया, देखा उसने मैंने दिया था इसे काम इतने बजे, जान 3 घंटा में था, मतलब जाने 1 घंटा की बर्बादी। प्रबंधक ढूंढता है कि इसने 1 घंटा की बर्बादी क्यों करी, ऑफिस से तो बाहर नहीं गया, 1 घंटा की बर्बादी क्यों करी, फिर उसकी खोज करता है वो, तो 1 घंटा इन्हें क्यों बर्बाद होता है इस पर विचार करता है। समझ में आया ना? ये कंपनियों के प्रबंधक के काम चलते हैं। कर्मचारी सोच रहा है मैं काम कर रहा हूं, कर तो दिया मैंने, प्रबंधक सोच रहा है जाने काम कैसे करो, काम तो करके ही रहेगा, नौकरी लगाइए जाके, तो काम तो होगा ही कि नहीं होगा, पर जाने काम कैसे करा, इसकी काम करने की गति क्या है, उस गति के हिसाब से उसे फिर देखता है कि कैसे कैसे कर लेता है, तो भाई हिसाब से भाई काम देता है। कैसे? सुनना आप ध्यान से, आप भी ऐसा मान के चलिए आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, बैठे अभी पूरे दिन में अभी पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं। अब शुरुआत है तो आपका पढ़ने में मन ज्यादा लगेगा कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड आप जानते हो कम हो जाएगी और लास्ट में जाकर मन ही उचट जाता है, हाँ है ना? लेकिन फिर भी भले ही पेपर हो तब भी आपने देखा हो, क्या मान लो कल पेपर और आप आज मेहनत करने के लिए है, आज मेहनत करनी है, ये रात भर अपने पढ़ना है, पूरे माइंड में पढ़ा है कि आप फालतू काम कुछ नहीं करना, पढ़ना ही पढ़ना, पेपर आ गया है, सुबह ऐसे उठ के पढ़ने के लिए बैठ गए, क्या सुबह जो गति है वही शाम को गति होगी क्या? एक सी गति होगी क्या? नहीं होगी। क्या करते हैं हम इसके लिए? देखिए हम इसके लिए क्या करते हैं, हमने पढ़ा सुबह से लेके मान लीजिए 11 बजे तक पढ़ लिया, इसके बाद अगर हम लगातार पढ़ते रहे तो रेट ऐसी गिर जाएगी हमारे याद करने की, हाँ या ना? जबकि हमें तो ऐसे बढ़ाना है, ऐसे कम से कम ऐसी ही बनी रहे, ऐसी तो ना जाए, नहीं तो समय की बर्बादी हो गई कि नहीं, लिख रहे हैं ना बर्बादी, हाँ है ना? बर्बादी होगी कि नहीं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक गैप लेते हैं, एक झपकी लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, दोबारा उठकर पढ़ते हैं, तो फिर वही गति मिल जाती है। मिलती है कि नहीं मिलती? कंपनियां भी तो यही करती हैं। इसके लिए कंपनियों में आपने देखा होगा, वे चाय देने से मना नहीं करती, कर्मचारी ले तू पी चाय, कैंटीन में ले तू खा, कंपनी को दूसरा फायदा हो रहा है वहां से। साधारण सा व्यक्ति देख कर क्या कह रहा है, देखो बर्बादी हो रही है, ये क्या कर रहे हैं, चाय पे बात करते हैं, फ्री में ही चाय पिवा रहे हैं, फ्री में चाय नहीं पिवा रहे, बदले में वो काम निकलवा रहे हैं तो केवल प्रबंधक सोच सकता है। चाय पे भाई ताजगी आई, काम तेज गति से होने लगा कि नहीं? जो काम अब मान लीजिए 1 घंटा में निभाने, आध घंटा में, आध घंटा का फायदा किसको मिला? दूसरा काम सौंप देगा कि नहीं सौंप देगा?
तो इतने एक चाय में अगर वह 2 काम करवा ले तो क्या बुराई है? नहीं तो एक ही काम निपटेगा और वो भी बिल्कुल स्लो गति से। समझ में आए ना? अब आज तक देर बाद खा भी दे दो, ले खा ले। कैंटीन नहीं घूमे वहाँ, घूम के आओ, अच्छा लगा, बढ़िया फ्रेश हुआ, आ गए, जो काम अब 2 घंटा में तो आधे घंटा में निपटाओ। ताजगी आ गई ना, तुरंत निपटा दो। 1.5 घंटा कंपनी को फायदा हुआ, 1.5 घंटा में दूसरा काम करा ली कि नहीं? कैंटीन में कितने खाए? 100 को, बस काम करा लो 1000 को। फायदा किसको है? कंपनी को फायदा है कि नहीं? तो बड़ी बड़ी कंपनियों में यही होता है, जितनी बड़ी कंपनी देखा उतना फ्री में सामान लुटा देते हैं। ले खा तू और खा ले, तो 2 चीज मांगी ले जा 4 दो, खाए जो। घूमने के लिए उन्हें कंपनी देखी है ना आपने? कंपनी आप देखिए, ऑफिस में बैठ कर ऑफिस सजा दिया बढ़िया, कंपनी बढ़िया डेकोरेट हो रही है पूरी पूरी, अंदर से ऐसा लगता है पता नहीं कहां पहुंच गए। पर क्यों कर रहे हैं? कि सामने वाला जो बैठे उसे ऐसा लगे कि क्या जगह पे बैठा हूं, बोर ना हो। इससे क्या होगा? उसकी काम पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, करने पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? इससे कंपनी को फायदा होगा। तब वसूल लेती है कंपनी। अगर एक पेन दे रही है ना अच्छा, तो कोई वसूल नहीं है। समझ में आया ना? ये प्रबंधक होता है, कितना दिमाग चलाता है वो। ये भी सिद्धांत पढ़ेंगे हम अभी, ये भी सिद्धांत होता है, इसको पढ़ेंगे अभी हम। समझ में आया कि नहीं आया? ये वैज्ञानिक सिद्धांत होता है, इसमें विज्ञान छुपा हुआ है, अभी पढ़ेंगे हम पूरे पूरे। ठीक, समझ में आया आपको? अगला देखिए, समता का सिद्धांत। समता मतलब होता है समानता का सिद्धांत। काय का? समानता का सिद्धांत। अब प्रबंधक जो बैठा है, ये प्रबंधक हो गए, बहुत सारे कर्मचारी बैठे हैं उसके, अब उसके साथ रिश्तेदार भी आ सकते हैं उसके, हाँ है ना? और मान लीजिए कंपनी की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टर रिक्वायरमेंट कर रहा है, कोई ऐसा ही व्यक्ति हो जाए जो उसका दुश्मन है, भाई कोई बाहर हो गई वही लड़ाई, लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन थी तो कंपनी में नियुक्त हो गया। तो एक रिश्तेदार भी है, एक ऐसा व्यक्ति भी आ गया जिससे उसका कम बोलना है, और एक अनजाना ही आ गया। अब ये 3 तरह के लोग आ गए। अगर प्रबंधक सही है तो सबके साथ समानता का व्यवहार करना पड़ेगा, अगर नहीं करता है तो कंपनी को घाटा लग जाएगा। समझ में आया ना? इसे कहते हैं का समता का सिद्धांत। आएगा? अब देखना एक चीज और समझना, जैसे मैंने बोला समता का सिद्धांत और मैंने समझा दिया, माइंड में ये चलता है। अब जहां मैं कहा कि नई बात है जो सभी करते नहीं कर पाते, इसलिए तो सिद्धांत है। रिश्तेदार आप भी कहते हैं हाँ तू ये नियुक्त करे हूं मैं, तो मैं वो काम दूंगा जिन कम करने को पड़े, पास ज्यादा करवा लेंगे, कंपनी के काम पे प्रभाव पड़ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कर्मचारियों की निष्ठा एवं स्वाभाविकता खरीदी नहीं जा सकती है। क्या नहीं खरीदी जा सकती है? जानते हो क्या होती है? क्या होती है? उनका स्वाभिमान खरीदा जाता है क्या? नहीं, खरीदी नहीं जा सकती। यह तो उनके साथ समान एवं न्यायोचित व्यवहार के द्वारा संभव है। उस समस्त कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। मतलब प्रबंधक को कर्मचारियों के साथ काय का व्यवहार करना चाहिए? समानता का व्यवहार करना चाहिए। व्यवसाय के लिए पक्षपात अत्यधिक हानिकारक होता है। ये आप ध्यान रखना जी, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। व्यवसाय के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक क्या है? पक्षपात। वही कहना, रिश्तेदारी का पक्ष लेना और बाकी सबसे कह देना हाँ तुम्हें जो ही काम करना है, और बात से कहने का नहीं तू नहीं तो नहीं। तो इससे कंपनी पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? अधिकारियों को व्यवहार में आवश्यकता से अधिक कठोर नहीं होना चाहिए। समझ में? इससे क्या होगा? जो हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दोनों में सहयोग पढ़ा था कि नहीं, सामंजस्य, इसमें क्या जाएगी? कमी आ जाएगी। कर्मचारी अलग भगेंगे और अधिकारी अलग भगेंगे, तो आप साथ ही नहीं देंगे कभी, और ये ना साथ होने का मतलब होगा कंपनी का घाटा। समझ में आया कि नहीं? कूर्ज एवं ओडोनेल, ये हर जगह आएंगे क्योंकि कोटे हैं हर जगह। कूर्ज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंधक न्याय एवं दया द्वारा कर्मचारियों के साथ व्यवहार करके उनकी वफादारी और स्नेह प्राप्त कर सकता है। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। प्रबंधक न्याय एवं दया द्वारा, ये गायब कर देंगे, कर्मचारियों के साथ व्यवहार करके उनकी वफादारी और स्नेह प्राप्त कर सकता है। कैसे? तो आप कहेंगे न्याय एवं दया द्वारा। समझ में आया कि नहीं? न्याय भी करे और जो पनिशमेंट जिसके देना बाकी सब थोड़ी सी दया भाव अपना लेकर, ठीक है अब अगली बार से मत करना। तो प्रबंधक कहेगा ये है सही मैनेजर, यार मजा आ जाता है, थोड़ी सी गलती के लिए कुछ नहीं कहता है, लेकिन न्याय जरूर करके देता है। नहीं तुमने गलती करी है, देखना 2 तरीके का काम होता है। ये बता देना तुमने गलती करी तो भाई एहसास होगा मैंने गलती करी, और फिर भाई माफ कर दो तो भाई जीत लो, तो ही काम होगा ना। तो वो लास्ट वाली, हर व्यक्ति लास्ट का चीज ध्यान रखता है। कहते हैं ना, आपने अगर 100 काम अच्छे करे, 99 काम अच्छे करे और 100वां काम बेकार कर दिया, 99 काम बेकार है तुम्हारा।
यही होता है कि नहीं? और 99 बुरे कर दो, जैसे सरकारें करते हैं, 4 साल मजे और 1 साल काम, फैन हो जा अंदर तुम्हें ही दंगे वोट, 4 साल बैठा के तुम्हें मारो कूटो पीटो, कछु न दो वैकेंसी ये कहीं न दई, तब तुमको सरकारें गाली दे रहे, बेकार सरकारी वैकेंसी नहीं निकाल रहे। अब लगे लगे अरे जैसी सरकार मामा जैसे कोई नहीं, माय मामा। यही होता है सरकारों का, नहीं होता क्या? बंधु बताइए, सरकार बनने पे शुरू के 4 साल वो कुछ करती है क्या? कुछ नहीं करती है, केवल और केवल अकेला घोषणा मंत्री बन जाती है, ये करके देंगे वो करके देंगे, लास्ट साल ही काम करते हैं कि नहीं करते, और उसमें जनता पागल हो जाते हैं। सरकार से अच्छा कोई नहीं है, ये व्यक्तियों का होता है, बुरा कर रहा है लास्ट में जाकर सही कर दिया, अब आदमी कितना ही बुरा है तो देखो अच्छा ही तो कर, और जितना अच्छा कर दो लास्ट में अब आस है करेंगे ही बुरो, तुम झूठी आशा लगाए दिन से, समझ में आया ना? तो प्रबंधक को ऐसा ही होना चाहिए, न्याय करना चाहिए, सारा काम दूध का दूध और पानी का पानी, लास्ट में दया, पानी से कहे हाथी दूध ही जैसा खुश हो जाए, पानी खुश हो जाए, ये किसको अपनाना चाहिए? प्रबंधक को ऐसा अपनाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? हम तो निकाल रहे हैं ना, नहीं भगना जाएंगे अभी पे ढूंढ की दिक्कत। समता के सिद्धांत का सकारात्मक प्रभाव देखिए क्या होगा, कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं, नहीं कोई संतुष्ट, ठीक है ना, क्योंकि संगठन के प्रति समर्पण की भावना में वृद्धि होती है। जब भाई माफ कर दो, भाई सब फैन नहीं हो जाएगा वो, अपन यही करने चाहे कच हो जाए, बताओ गलती तो गलती बताई वहां, हम मान ली अपनी गलती है, लेकिन मन कच न गई मुंह से, मजा आ रहा है नहीं। कुशल कर्मचारी अपनी कुशलता को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जबकि अकुशल कर्मचारी कुशलता प्राप्ति का प्रयास करते हैं। अब जैसे उसकी गलती बता दी, मतलब अकुशल है, माफ कर दो, अब वो क्या करेगा, अगली बार से गलती नहीं करूंगा। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए माफी भी जरूरी है कि नहीं है? अगला नकारात्मक प्रभाव देखिए, अगर ऐसा होता है और ऐसा अगर नहीं करते हैं, आप इस सिद्धांत को नहीं अपनाते हैं, तो क्या नकारात्मक प्रभाव आएंगे? कुशल कर्मचारियों के लिए असंतुष्टि का दौर, क्योंकि उनका संगठन से विश्वास जाता रहेगा। अब तुम लगे ही हो उन्हें, तूने गलती करी है, तूने गलती करी है, तूने गलती करी है, तू ऐसा ही है, तू वैसा ही है, तू फलाना है, तू ढिमका है, तो उसका नहीं आओ, तू एक काम कर, कंपनी तू इधर ले चलो, तो विश्वास जाता रहेगा कि नहीं जाता रहेगा? मतलब उतने मन भाव से काम नहीं करेंगे ना, क्यों? उन्हें लग रहा है ना, इन्हें हर चीज में क्या निकालना है, गलती निकालना है, तो दूर हो जाओ अपन, तू तेरे हिसाब से कर ले भाई। ये होता है कभी कभी कंपनियों में, यही होता है, जब उनका जो अधिकारी वो तानाशाह आ जाता है और वो हर बात में उन्हें टोकता है, तो वो यही करते हैं, भैया यार जितना बताओ उतना कर लो। जरूरत जब ये पड़ती है कि कर्मचारी, जब कंपनी को एक्स्ट्रा काम की जरूरत पड़ती है, तो वे कर्मचारी वहां से मुकर जाते हैं, कल तुमने उनके लिए कुछ नहीं किया, आज वो क्यों कर दें? हाँ, आज अगर तुम उन्हें ये कहते हो, गलती होने पे भी कहते हो, चल ठीक है, इंसान से ही गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो कल जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो अपने आप आएगा वो काम करने। समझ में आया कि नहीं आया? कुशल कर्मचारियों की कुशलता में कमी तथा अकुशल कर्मचारियों की लापरवाही में वृद्धि। डांटोगे तो कहेंगे हो जान दो गलती, बात डांटना ही तो है, या डांट ले, या और डांट ले, डांट ले, ज्यादा डांट ले, अब चलो। समझ में आया कि नहीं आया? होता है ये, ज्यादा घर में किसी बच्चे को ज्यादा डांटने लगो तो बस बात डर ही खत्म हो जाए, डांट डांट है कोई और पकड़ ले, वो फांसी तोड़ा नहीं देखो, लेकिन आज उसने गलती कर दी, उसे बता दो तुमने गलती करी और फिर कह दो ठीक है अगली बार से मत करना, तो वो गलती नहीं करेगा, अगली बार से सोचेगा यार गलती ना हो जाए। इतना ज्यादा व्यवहार से अंतर आ जाता है, और तुमने उसे डांट दिया, फटकार दिया और गुस्सा हो गए और दुनिया के बाद बता दे, अगली बार से अच्छा डांट ली, अब हो गई डांट, बात देखो ये कहीं काम है, डांट ले को क्या करेगा, और मारे वो मार ले, ज्यादा करे भाग जाएंगे। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, क्या? कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, अब यहाँ क्या मतलब है कि एक कर्मचारी को आपने एक काम पे लगाया है, उसे तुरंत वहां से नहीं हटाना चाहिए, फिर लगे ही बात जहां से कल तू बंचल हो जाइए, ले तू बंचल हो जाइए, तो उसे जो काम दिया है उससे काम करवाते रहना चाहिए, ठीक है ना? कर्मचारियों को कार्य समझाने के लिए समय दिया जाना चाहिए, क्या? कर्मचारियों को कार्य समझने के लिए समय दिया जाना चाहिए, उनके कार्यकाल में स्थायित्व होना अपेक्षित होता है, कर्मचारियों को बार बार बदलना ठीक नहीं होता है, कि आज जो कल वो, कल वो काम कौन सा सीख रहा है, कोई सा नहीं सीख रहा है, तो इससे तो उसकी कार्यकुशलता में कमी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी?
एक साधारण कर्मचारी बार बार आने जाने वाले कुशल कर्मचारियों से अच्छा है। देख क्या लिखा है, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ से, ये देखो लाइन यहाँ से। एक साधारण कर्मचारी किससे अच्छा है? बार बार आने जाने वाले कुशल कर्मचारियों से अच्छा है एक साधारण व्यक्ति, क्योंकि वो सीख ही जाएगा और कंपनी के लिए वफादारी से काम करेगा। एक एक कुशल आप बुला रहे हैं, फिर वो जा रहा है, फिर वो आ रहा है, वो उसने करके ही नहीं दिया कुछ। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरा, कार्य समझने के लिए क्या देना चाहिए? समझने समय देना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए प्रैक्टिकली आपने देखा कि ये तो कंपनी पढ़ रहे हैं, यहाँ तो हमने देखा है कि क्रिकेट होता है तो जो पहला बैट्समैन आता है वो पहले 2-4 बॉल देख लेते कैसे डाल रहा है बॉल, समझने के लिए ही करता है कि नहीं करता है। और जो आता है ये मारने लगता है, तुम जानते हो, वो जल्दी आउट भी होकर चला जाता है, हाँ या ना? तो समझने के लिए टाइम देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? और उसे तुरंत नहीं बदलना चाहिए, बदलने से उसकी कुशलता पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए लास्ट लाइन क्या लिखी है? एक साधारण कर्मचारी बार बार आने जाने वाले कुशल कर्मचारी से भी अच्छा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? फ्यूल ने इस बात पर अधिक बल दिया है कि जहां तक संभव हो सके कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए, जिससे वे निश्चित होकर तत्परता पूर्वक कार्य कर सके। मतलब उनके मन में ये संतुष्टि तो होना चाहिए, हाँ अपन कल जाके जो ही काम करना है। अगर आप रोज बदलोगे तो उनमें जो आज पता नहीं कब मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यार तुरंत बदल देते हैं वो तो अपना काम। तो ये समझे क्या होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन है, फ्यूल ने सबसे ज्यादा किस सिद्धांत पर बल दिया है? देखा है ना, फ्यूल ने इस बात पर अधिक बल दिया। किस पर बल दिया है? सबसे ज्यादा स्थायित्व पर बल दिया है। किस पर? स्थायित्व पर। अब आपको ये सारे सिद्धांत जैसे पढ़ा दिए, प्रभाव और देख लो पहले, फिर बताते हैं। सकारात्मक प्रभाव देखिए, है सिद्धांत कर्मचारियों के दक्षता स्तर को सुधारता है। दक्षता कुशलता आएगी कि नहीं आएगी? भाई आप एक व्यक्ति से एक ही काम करवाओगे लगातार, तो कुशल हो जाएगा कि नहीं? काय में वृद्धि हो रही है, उनकी कुशलता में वृद्धि, दक्षता में वृद्धि हो रही कि नहीं? कर्मचारियों के विश्वास में एवं संस्था की साख में वृद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी? भाई साख होगी कि यार ये अपने कर्मचारियों को परेशान नहीं करते, कंपनी बहुत बढ़िया है। समय एवं संसाधनों की क्षति नहीं होगी। क्लियर है? अब नकारात्मक, संगठन में अविश्वास के वातावरण का होना एवं उनका असंतुष्ट रहना। अगर ऐसा किया तो कैसा? बार बार बदलना, बार बार अलग अलग काम देना, इससे क्या होगा? अविश्वास और असंतुष्टि। नए कार्य को सीखने में संसाधनों का अपक्षय होगा, ज्यादा से ज्यादा बर्बादी होगी। ठीक है ना? प्रशिक्षण एवं भर्ती की अधिक लागत आ जाएगी। संगठन की साख में गिरावट का आना, जिससे अच्छे कर्मचारियों का संस्था को छोड़ना हो जाएगा। कोई अच्छा कर्मचारी भाई रोज काम कहेगा मैं चलो जो सीखो वो और भूल जाऊंगा। भाई रोज काम बदलवा बदलवा करोगे उससे तो भूल जाएगा कि नहीं? कंपनी की साख में कमी आएगी कि नहीं? हाँ या ना? देखो पहल करने की क्षमता, अब ये भी कितना पहल करने की का जो क्षमता, वो तभी वृद्धि हो सकती है जब आप एक सामंजस्य स्थापित करके चल रहे हैं अधिकारी और कर्मचारी। इसमें जैसे कि देखिए, यहां से मैं आपसे ये कहता रहूं कि नहीं कल तो ये करेंगे, कल तो ये पढ़ेंगे, कल तो वो पढ़ेंगे, कल तो ये करते रहेंगे, कल फलाना करते रहेंगे। तो आपने देखा हो क्लासों में भी अपन ने ये कहा कि आपसे पूछा जाता है कि आज बताओ आप ये चीज की जगह पे क्या चालू कर सकते हैं, आप बताओ कि और कैसा कर सकते हैं। टाइमिंग बदली अपन ने तो आपसे पूछा कि क्यों, क्या कर सकते हैं। अपने कर्मचारियों से, अपने नीचे जो व्यक्ति हैं, कर्मचारी अधिकारी की बात तो कंपनी के हिसाब से है, बाकी कह सकते हैं कि जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, जो छोटे लोग हैं, छोटे से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोटा काम करने वाले, छोटे मतलब उम्र में छोटे, घर में भी बड़े भाई और छोटे भाई, बड़ी बहन छोटी बहन है ना, तो छोटे से उनसे भी पूछना चाहिए क्या करना चाहिए। तो जब वे बताएंगे ये करना चाहिए और वो काम हो जाता है, अगर सही बताएगा तो होगा, तो मैं क्या जगह दे विश्वास जागेगा कि नहीं? जागेगा कि नहीं? कल से भी और अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे? पॉजिटिव सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? यार अपन जो कहते हैं वो भी होता है, अपन जो कहते हैं वो भी होता है। अगर मान लीजिए आपका घर है, घर में पिताजी और माताजी सबने निर्णय कर रही है, बच्चे का जो चुप रहे, तू बोलेगा मेरे यहाँ नीचे अंदर, तू तो धरती में तो नहीं बोलने लग और वही लगे। अब आज की दुनिया में ऐसा है कि माता पिता के साथ साथ बच्चों का बोलना भी जरूरी है, कि आज की जनरेशन के हिसाब से वो बता पाएंगे। माता पिता थोड़े से पुरानी जनरेशन के हिसाब से सोच के बताएंगे। अगर दोनों के साथ मिलकर कोई बात होगी तो बेहतर बात होगी कि नहीं? हाँ या ना? तो
जो जिन परिवारों में बच्चों को साथ में रख के निर्णय लिए जाते हैं वहां प्रबंधन सही चल रहा है, वो काम ज्यादा सही हो रहा है, और बच्चों में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम जो कह रहे हैं ना यार वो भी हो जाता है, तो उन्हें कल से और चिंता हो रही है घर की कि यार अपन ने भी घर का अच्छा सोचना है। और मान लो उन्हें बोलवे की तो इच्छा हो रही है यार, क्योंकि उन्हें देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, और पिताजी कहते अब वो बेचारे एक बेर चलोगा, अगली बेर फिर बात आई तो फिर बाकी इच्छा हो गई बोल रहे हैं अपन, फिर आया बोलने, फिर आ गया तुम, चल पढ़िए तू, चलो तीसरे फिर बात आई, फिर आप बोलने, अब घर है तो वो इच्छा हो रही है बार बार बोलने की यार, के यार गलत हो रहा है, तनक अपन बोल रहे कि ऐसा भी होता है, अरे तू नहीं मान रहा, अल्लाह मुझे बोल उठाई तने, चाहे मैं बोलूँ बताऊ पढ़ाई छोड़ छोड़ के आ रहा है, तो आधी फिर बात हो रही है और लग भी रहा होगा कि घाटा हो रहा है, हाँ अब तुम कर लो जो ही करो, अपन इस बोलने नहीं दे रहे, तो घाटा लग गया, और बड़ी अंदर हंस रहे हैं, होशियार बने थे नहीं नुकसान खिलाने बार बार आ रहे थे, लेकिन बार बार के भगा रहे थे, अब बढ़िया रहो, ये हो जाता है। तो पहल करने का सिद्धांत भी अपनाना चाहिए, छोटे लोग जो हैं, जो उम्र में छोटे हैं या पद में छोटे हैं या घर में छोटे हैं, उन्हें भी पहल करने का सिद्धांत देना चाहिए कि हाँ आप बताओ क्या होना चाहिए, भले उनकी बात ना मानो पर एक बात सुनना जरूरी है, समझ में आया कि नहीं। लेकिन अधिकतर घरों में आपने देखा बड़े निर्णय ले लेते हैं, छोटे से जगह तुम का जानो, क्योंकि जो जानते ही नहीं है, लेकिन जो घर में ये बात को समझते हैं उन घरों में चलता भी है, छोटे और बड़े सब मिलकर निर्णय लेते हैं, पूरा घर बैठ के निर्णय लेता है, उस घर के काम ज्यादा सही हो जाते हैं, समझ में आया ना। इसे कहते हैं क्या, फेल का सिद्धांत। ये जो फेल का ये सिद्धांत है, ये आज भी लागू होता है हर जगह, हर क्षेत्र में लागू होता है, हर जगह पे लागू होता है। आप ये मान के चलिए कि खेत में मजदूरों से काम करवा रहे हैं, अगर मजदूरों से पूछिए कार्य कैसे काम करने और बाने बता दी और तुमने मान ली, भाई साहब पहन हो जाए, अगर वो 4 घंटा काम करता होगा ना, वो 6 घंटा काम करके दे जाएगा, 300 रुपए लेगा तो जो कहते हैं ठीक है आप कोई दिक्कत नहीं, आज 250 दे दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लग रहा है कि अपनी वैल्यू बहुत बड़ी है, समझ में आए ना। एक 4 बेर मत सुनो, लेकिन एक बेर सुन लो, अगर ज्यादा बेर सुनने लगे तो अगली बेर कह लेगो मैं कहूंगा वही होता तुम घर बैठो, मान ले कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, तो जाना नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके वो काम मान लेने चाहिए जो सही, समझ में आया ना। तो देखो ये दिया, केवल ने इस सिद्धांत के प्रतिपादन द्वारा प्रबंधकों से अनुरोध किया है कि वे अपने झूठे आत्मसम्मान की भावना को त्याग दें। झूठा आत्मसम्मान वो होता है कि हम जो कहें वही हो, हम जो कहें वही हो, तुम अपने आप कुछ मत करो, जो करना है वो हमसे पूछ के करो, ये होता है झूठा आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब दूसरे का भी आत्मसम्मान है, उससे भी कहो कि तुम्हें क्या करना है, तुम क्या चाहते हो, तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को काम करने की पहल करने दें, इससे व्यापार की शक्ति बढ़ती है। समझ में आ गया कि नहीं आया, हाँ या ना, आओ। प्रबंधकों को चाहिए कि वे कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, इसको किसको सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कर्मचारियों का हौसला बढ़ सके और प्रबंधकों का काम भी आसान हो सके। क्लियर हुआ। अब सकारात्मक प्रभाव, कर्मचारियों की सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि, भाई पहल करेंगे तो सोचेंगे समझेंगे कि नहीं, भैया अपनी बात मानी जा रही है, अगली बार और सोच समझ के बोल रहे हैं। एवं उनकी संस्था के प्रति अपनेपन की भावना में वृद्धि, अभी हाल बताया ना मैंने, वो खुद के वो कि ठीक है आज अपन 2 घंटा एक्स्ट्रा कर जा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कर्मचारी समय पर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं यदि वे उनकी सलाह अथवा परामर्श से कार्य करते हैं तो। क्लियर हुआ कि नहीं। और जाके नकारात्मक प्रभाव देखो, कौन से प्रभाव, कर्मचारियों की सोचने समझने की शक्ति का क्षीण होना एवं उनके संस्था के प्रति लगाव में कमी का आना, अगर ऐसा नहीं किया तो, अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, तुम चाहते हो ऐसा हो, तुमने घर में कोई, मान लो तुम घर के मुखिया हो गए, तुम चाहोगे ऐसा काम हो घर में, पूछ रहे थे हम तो ऐसे ही, चाहते हो क्या, तो आपको करना चाहिए पहले। कर्मचारियों के मध्य अभिप्रेरणा की कमी का होना, अभिप्रेरणा जानते हो, मोटिवेशन, उसकी कमी हो जाएगी तो वे और ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, अपनी कोई सुनता ही नहीं, धैर्य हो जाएगी। संस्था के कर्मचारियों में असहयोग के वातावरण का आना, कोई एक दूसरे की मदद नहीं करेगा, तू तेरो कर ले मैं मेरो कर ला, तुम मुझसे मत बोलिए तो मैं सोच नहीं बोल, समझ में आया कि नहीं आया। लास्ट है सहयोग की भावना का सिद्धांत,
कौन सा? सबसे देखो, जहां भी संगठन आ जाए, एक चीज का तो आंखें मूंझ के मानना कि अगर वहां सहयोग नहीं है वो संगठन खत्म है। ये सबरे सिद्धांतों पे भारी पड़ जाता है कौन सा सिद्धांत? सहयोग का सिद्धांत। एक संगठन तभी बन सकता है जब उसके सारे के सारे लोगों में एक सहयोग की भावना होती है, सामंजस्य, एक दूसरे को समझे। घर तभी घर होता है जब घर के लोग एक दूसरे को समझते हैं। अगर वे नहीं समझते हैं तो ये मान लो वो घर नहीं, केवल केवल एक बाजार सा है जिसमें किसी को किसी से मतलब नहीं है। सहयोग सबसे ऊपर आ जाता है। तो देखिए, काम में जुट जाने की भावना का होना आवश्यक है। अपने व्यवसाय के सम्मान के लिए कार्य करना चाहिए। पियोल ने मिलकर कार्य करने पर बहुत जोर दिया है। अतः जब तक कर्मचारी मिलकर एक टोली के रूप में कार्य नहीं कर सके करेंगे, तब तक सफलता संदिग्ध बनी रहेगी कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? मैंने आपसे क्या होता, घर तब घर है जब घर के लोगों में क्या है, सामंजस्य एवं सहयोग है। संगठन तब संगठन है जब संगठन के कर्मचारी और अधिकारियों के बीच क्या है, सहयोग है। तो सफलता निश्चित है, नहीं तो कैसी बनी रहेगी? क्लियर हुआ कि नहीं? सकारात्मक टीम भावना से काम करने की प्रेरणा मिलेगी। उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी एवं कर्मचारियों में मधुर संबंध, सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति एवं निष्ठा का विकास। नकारात्मक, सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में कठिनाई, कर्मचारियों टीम भावना का हनन, कर्मचारियों में आपसी संबंधों में खड़बड़ाहट। अगर ये नहीं हुआ तो आपने देखा हो, जब कोई आपने प्राइवेट कंपनी देखी हो, उनमें देखने को मिलता है वे तो पार्टी भी रखते हैं कि नहीं रखते? क्यों रखते हैं? सहयोग की भावना, एक दूसरे को समझ सके। तो क्या है, मिलकर काम करेंगे तो कंपनी को फायदा हो जाएगा। अब आपको मन में आता है यार कंपनी टूर दे देती है यार, भेजती है टूर पे कि नहीं भेजती? हाँ यार, कंपनी यार तनख्वाह भी दे रही है, टूर पे भी भेज रही है, और कर्मचारियों को बोनस भी दे रही है। कंपनी को फायदा क्या हो रहा है? कंपनी को ये फायदा हो रहा है कि उन्हें मिल रहा है कुशल व्यक्ति, और उसकी कुशलता में दिन रात वृद्धि हो रही है। इस कारण से तो उन्हें वो छोटा सा जो उन्होंने इंजॉयमेंट कर लिया, उसे लाख गुना उन्होंने पा लिया। इसलिए उन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए आपने प्राइवेट कंपनी देखी है, वे टूर पर भी भेजती हैं, वे पार्टी भी दे देती हैं, करती हैं कि नहीं करती? छोटी छोटी कंपनी में कोई फायदा हुआ तो उसे एंजॉय भी करती, सेलिब्रेट भी करती हैं। क्यों करती हैं? जिससे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके अंदर और अभी प्रेरणा की जागृति हो, और जिससे और ज्यादा काम कर सके। तो अब साधारण सा व्यक्ति क्या समझेगा, अरे यार इनके तो भयंकर मजे चल रहे हैं यार, देखिए कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। जब देखो जब पार्टी पार्टी। अब वो समझ ही नहीं रहे, बार बार पार्टी का मतलब ये कंपनी और ज्यादा तरक्की करना चाहती है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब वही है ना, समझने समझने का फर्क है। अब देखना इधर, मैंने ये पढ़ा दिए कितने सिद्धांत, 14। किसके थे? तुमने इन सिद्धांतों में एक चीज देखी हुई, सिद्धांत के नाम जो थे, नाम की जब व्याख्या की गई तो तुम्हें लगा अरे यार इसमें कोई दिक्कत है, ये तो सब जानते हैं। भाई जाना तो वे पहले से ही है थे, तुम भी जानते थे, पर अपना तो आज तक नहीं पाए। अपना है तो आज तक नहीं। अब ये 14 सिद्धांतों को माइंड में रखो और कोई काम करो, और कोई से काम करवाओ, फेल हो जाता है। लेकिन हमें जहां से कोई लेने देने, हम तो काम कर जाना है। हमारी सुनो का दिक्कत है। ये कौन के सिद्धांत थे? आप कौन के पढ़ेंगे? टेलर के। कौन के? 14 ही वाके हैंगे। 14 ही कौन के हैंगे? पेपर में तुझे आएगा। इसमें फ्यूल का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अब आपको याद होगा तो लगेगा कि टेलर के याद होंगे, फ्यूल के याद होंगे, कोई एक के तो याद होंगे, और दोनों के याद नहीं है तो टेलर ने सब सिल देगा वो एक दूसरे में। ले ये सब मेरे ही है। फ्यूल ने फैला दे, टेलर ने सिल दे, हो गए कौन के? टेलर के। तुम्हें अगर अपने करने कोई एक याद कर लो, या तो पहले ही समेट लो, या नहीं टेलर तो सी रहा है, देख लो। कोई एक के तो याद करने ही पड़ेंगे, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ या ना? 4 सिद्धांत दे दिए लिख के, ठीक है ना? उसमें पूछ लिया उन्होंने इसमें फ्यूल का सिद्धांत कौन सा है, तो 3 तो टेलर के होंगे, एक फ्यूल का होगा, और वो पूछ रहा है फ्यूल का सिद्धांत कौन सा है। याद होंगे तो ही लगे वो करें। किसी एक का भी याद होगा तो लग जाएगा। किसी दो के ही सिद्धांत पढ़ना है हमें, एक फ्यूल के और एक टेलर के। जो तुम्हें अच्छा लगे जाके सरल लेंगे, बाकी याद कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं करो याद तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर तुम्हें याद कर लेगा। इन्हें याद नहीं करना है क्योंकि इन्हें फेल होना है। कोई एक के तो याद करने पड़ेंगे। देखो 14 14 है तो इंपॉर्टेंट तो यहीं से हो गए, ठीक है ना?
और ये और क्यों जरूरी है, देखो भैया अगला आ रहा है कौन सा, टेलर। टेलर ने और इतने खतरनाक काम करे, मैंने आपको टेलरी बताई थी, टेलर की टेलरी कैसे, कि कपड़ा सिलेगा तो एक क्रमबद्ध तरीके से ही सिलेगा, लाएगो, मापेगो, निशान बनाएगो, काटेगो, सिलेगो, प्रेस करेगो, फिर केवल लाल पेन ले, लाल पेन लेगो, गबरू जवान बन जाएगा, है ना। तो इन सब में क्रम ऐसा हो जाए कि पहले पेन ले, फिर काट ले, फिर ऐसे पे सिल दे, गबरू जवान परमानेंट होगा। ऐसा हो जाएगा क्या, करके देखना, कभी खुद पे आजमा के देखना। अरे यार कहाँ यार, तुम्हें आज कपड़ा दे रहा हूँ, कल काटेगो, परसों सिलेगो, 4-5 दिन लगा, तू एक काम कर, कपड़ा मुंह पे डाल दे, ऐसे भाई सिल दे, बचे कुछ ही काट लेगी, ऐसा हो जाए वो। तो क्रमबद्ध तरीके से होगा कि नहीं, अगर इसका क्रमबद्ध तरीके से है, इसके सिद्धांत और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी फैलना होने, कभी फैलना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वैज्ञानिक सिद्धांत अगर अमेरिका में भी हुआ है तो भारत में भी लागू हो जाएगा, और भारत में भी कोई खोज हुई है तो वो अमेरिका में भी लागू होगी, क्योंकि विज्ञान में क्या छुपा हुआ है, क्रमबद्ध तरीका, इन पे परिस्थितियों का, समय का, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसके सिद्धांत और इंपॉर्टेंट हो गए। अच्छा ये बताओ, फ्यूल का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, हाँ कब हुआ था, 1840 41, कहाँ का था फ्यूल, फ्रांस, फ्यूल पास है, फ्यूल पास है, कोई दिक्कत, कुछ और किया था इसने, कहाँ काम करता था, खनन इंजीनियर था, कौन था, यही पढ़ा था इसके बारे में, कुछ और किया था तो नहीं कर पाओ, 14 दैत्य सिद्धांत। अब पढ़ने जा रहे हैं हम किसको, टेलर को। टेलर साहब अमेरिका के थे, टेलर कहाँ टेलरी करते थे, कहाँ करते थे, सुनो तो सही, टेलर के लाने का जरूरी है, टेलर के लाने का जरूरी है, अगर मशीन ना रही तो टेलरी हो जाएगी का, तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो मशीन है तुम जानते हो तो खराब भी होगी, तो टेलर एक तो होगा वो मशीन सुधार ले, इसलिए टेलर साहब मैकेनिकल इंजीनियर थे, कौन से इंजीनियर थे, वो नहीं पड़ेगी, टेलरी कैसे होगी, मशीन तो सुधारने पड़ेगी ना, हाँ या ना, धागा फंस जाएगा निकाल वो तो आए, तो मैकेनिकल इंजीनियर थे कौन, टेलर, कौन, टेलर, कहाँ के थे, इनने कितने सिद्धांत आए, सारे सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाते, कौन से, आओ पढ़े विज्ञान सिद्धांत, आओ, इन्हें पढ़ने का और अलग ही मजा है। देखो वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत चार्ल्स बाबेज, कौन है, चार्ल्स बाबेज ने की, जिसने अपनी पुस्तक द इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चर में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का वर्णन किया। इस पुस्तक का प्रकाशन 1832 में हुआ। मुझे लगता है 2 क्वेश्चन तो यहीं खड़े हो गए, कौन कौन से हो गए, वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत किसने करी, किसने, चार्ल्स बाबेज ने, क्या की शुरुआत, ठीक है, किताब कौन सी लिखी भाई साहब ने, द इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चर्स, क्लियर है, कब प्रकाशित हुई, 3 क्वेश्चन हो गए, समझ में आए, पहला क्वेश्चन, एक तो कहा है तुम पूरी बोलत रही हो, कल से कसमें जहां पहले आप बोर्ड पर लिखो करेंगे, तुम्हें उनकी कसम है जिन्हें तुम मानते हो, तुम सब बोलना है, तुम बोलोगे कि नहीं कि चढ़ाएं, पहला क्वेश्चन, कहा तुम उन्हें भयंकर मान दो, कौन है बे, अच्छा ये नहीं मान दो वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत किसने करी, चार्ल्स बाबेज ने, किताब अब प्रकाशित हुई, बहुत बढ़िया, परंतु तो परंतु लग गया मतलब चैप्टर बन गया, अगर परंतु ना लगता तो चैप्टर वहीं खत्म हो रहा हो तो नहीं,
एक परंतु लग गओ मतलब चीज बढ़ गई, किंतु परंतु दुनिया इनके आगे खत्म है, क्योंकि किंतु लग गया तो मन में डरावना आ जाता है, तुम्हें ये काम करना है तब तक समझ, लेकिन अब डर है, तुमने काम किया चलो ठीक है कम से कम खुश तो होगा, परंतु डर लग गया, तो किंतु परंतु में घबराहट है कि नहीं है? देखिए, परंतु वह व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन का प्रचार एवं प्रयोग किया तथा इसे सर्वमान्य स्वीकृत बनाया था, वह था डॉक्टर F.W. टेलर। समझ में आए ना? भैया ने देखो वैज्ञानिक सिद्धांत बनाए या वैज्ञानिक प्रबंध बनाए भी थे, कौन? बाबेज। किताब लिख दी बेचारे ने, देखो कितनी मेहनत हो रही, किताब लिख दी, कौन सी? प्रकाशन कर लो, कौन सो? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुनिया जान ही ना पाई। दुनिया जान पाई वैज्ञानिक प्रबंध को किसके द्वारा? टेलर के द्वारा, क्योंकि टेलर ने कपड़े सिले और सब पहन के घूमे, सभी दिखे तो सब दिखे, सभी दिखे तो प्रचार हो गया, क्योंकि भैया ने आंदोलन किया था। दिख रहा है ना? आंदोलन का प्रचार एवं प्रयोग किया तथा इसे सर्वमान्य स्वीकृत कराया। अब यहां से क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध को सर्वमान्य स्वीकृत किसने करवाया? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर F.W. टेलर। कौन हो जाएंगे? इसलिए टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। देख रहे हैं अब आप, ये बेईमानी मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। इस बार लाल ने मेहनत करी होगी, किताब लिखी, प्रकाशन करवाओ, भैया मजे लेगा, जन्मदाता होगा कि नहीं? हाँ या ना? देखो बहाने बनाए होंगे, कितनी मुश्किल लगी, फिर किताब लिखने में तो कितना समय लगता है, फिर पैसा देकर प्रकाशन कराया होगा, और भाई मैं बाबू प्रचार ना पाओ, ये आए झंडा लेके आंदोलन कर लो तो डंडा खा लाए होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और वे छप गए, जन्मदाता हो गए, नाम इनके पढ़ रहे हैं, पहले चैप्टर से लेकर जज चैप्टर में टेलर ही टेलर आ रहा है। इन्हें बनाए थे बाबू, एक भी नाम आया और हमारे भी नहीं। कौन का? चार्ल्स बाबेज का। ये सही बाबू नाम ऐसा है, वो घबरा नाम लिखो बाबू, बाबेज का वो नाम हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कौन है? अब आगे देखो, स्त्री टेलर। ओहो देख क्या लिख रहा है, डॉक्टर टेलर लेके हो जाते तो ही दिक्कत थी। देखो भैया है क्या, तो टेलर भी है और डॉक्टर भी है, टेलरों का डॉक्टर, कपड़ों का डॉक्टर। श्री डॉक्टर का जन्म, श्री डॉक्टर का कहेंगे अपन, और श्री डॉक्टर कौन है भाई? टेलर का जन्म 1856 में हुआ था। 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने फिलाडेल्फिया के ट्रम्प शिपयार्ड में प्रशिक्षणार्थी व टर्नर के पद पर काम करना शुरू किया था। मेहनती तो था टेलर, 19 वर्ष की अवस्था में ही काम कर पहुंच गया। कितने वर्ष की अवस्था में? शिपयार्ड में, मतलब जहाजों में काम करना। तो मैकेनिकल इंजीनियर हो गया कि नहीं? अर्थ एवं अवधारणा पढ़ते हैं इसकी क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध शब्द दो शब्दों से मेल से बना है, विज्ञान और प्रबंध। क्या? विज्ञान और प्रबंध। मुझे भी लगता है दो ही तुम्हें दिख रहे होंगे। अच्छा क्या करने यार। विज्ञान से आशय व्यवस्थित ज्ञान से है, मुझे लगता है ये परिभाषा भी जानते हो। विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? क्या? व्यवस्थित ज्ञान, क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान। क्रमबद्ध है तो व्यवस्थित तो है ही। तो विज्ञान से आशय क्या है? व्यवस्थित ज्ञान से है, कैसे? और प्रबंध से आशय है कार्य के सुव्यवस्थित निष्पादन से संबंधित क्रियाओं से है। हम प्रबंध की अलग परिभाषा पढ़ के आए हैं, इतनी कठिन कोई नहीं पढ़ रहा। प्रबंध का मतलब होता है दूसरों से काम करवाने का तरीका या दूसरों के साथ मिलकर काम करना या करने का तरीका, ये कहलाता है क्या? प्रबंध। अतः वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है किसी कार्य को व्यवस्थित ज्ञान की सहायता से कुशलता पूर्वक करना है। अब जैसे हमने प्रबंध की परिभाषा पढ़ी, क्या पढ़ी हमने? दूसरों से काम कराने का तरीका या दूसरों के साथ मिलकर काम करने का। अब वहां में हमने विज्ञान शब्द और लगा दिया, इसका मतलब होगा दूसरों से वैज्ञानिक ढंग से काम कराने का तरीका या दूसरों के साथ मिलकर वैज्ञानिक ढंग से काम कराने का तरीका। एक शब्द ही तो जोड़ना है हमें, तुम्हें समझ में आ गया? यही तो इसमें लिखा है, किसी कार्य को व्यवस्थित ज्ञान की सहायता। व्यवस्थित ज्ञान मतलब विज्ञान तो मतलब यही होता है ना, विज्ञान, विज्ञान की सहायता से कुशलता पूर्वक करना।
मुझे लगता है वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा समझ गए होंगे। किसी को दिक्कत, पेट में दर्द? अर्थात प्रबंध की परंपरागत पद्धतियों व सिद्धांतों के स्थान पर आधुनिक पद्धतियों व सिद्धांतों का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। यहां से एक नया क्वेश्चन बन गया। आधुनिक प्रबंध का सिद्धांत किसने दिया? टेलर ने। आधुनिक प्रबंध का सिद्धांत क्या कहलाता है? वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ में आया कि नहीं आया? यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं तथा यह देखना कि वे उसको सर्वोत्तम एवं सस्ते ढंग से करें। दोबारा सुनना। प्रबंध की परंपरागत पद्धतियों व सिद्धांतों के स्थान पर आधुनिक पद्धतियों व सिद्धांतों का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। क्लियर है? यह जानने की कला है कि आप लोगों से, यह जानने की कला की आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं तथा यह देखना कि वे उसको सर्वोत्तम एवं सस्ते ढंग से करें। देख रहे हैं? ये क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध है। ये क्या है? क्या है वैज्ञानिक प्रबंध? यह जानने की कला है, यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं, क्या आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं तथा यह देखना कि वे उसको सर्वोत्तम एवं सस्ते ढंग से करें। यही है वैज्ञानिक प्रबंध। क्या आपको समझ में आया? दोबारा पढ़ो जो लाइन को, जाएगी आएगी। यह जानने की कला कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं तथा यह देखना कि वे उसको सर्वोत्तम एवं सस्ते ढंग से करें। यही कहलाता है क्या? वैज्ञानिक। क्लियर हुआ? हाँ यार, अब मान लो तुमने कंपनी में कर्मचारी तो रख लाए, क्या जरूरत तो है, काम अकेले नहीं बन रहा, आ गए कर्मचारी नियुक्ति हो, अब इनसे कराएं का जो पता ही नहीं है। चलो जो भी पता चलेगा उसका कराने है, लेकिन वो काम है तो महंगा पड़ रहा है, तो क्या उन्हें रखना उचित है? तो रखना भी महत्वपूर्ण है। उनके बाद उनसे ऐसे काम कराओ कि काम हो भी जाए और ज्यादा महंगा भी ना पड़े। इसे कहते हैं क्या? वैज्ञानिक प्रबंध। सब ऐसा ही कर रहे हैं आज भी। घर में कोई भी कुछ भी रखवाना चाहता है, जैसे मजदूर रखते हैं, ऐसी सोच के रखते हैं ना, काम भी हो जाए और पैसा भी ज्यादा ना लगे। यही होता है कि नहीं होता है? इसी को कहते हैं क्या? वैज्ञानिक प्रबंध। अब परिभाषाएं, पहले कौन आएंगे? टेलर। टेलर ने क्या परिभाषा देखी? वैज्ञानिक प्रबंध है जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम करवाना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसे सर्वोत्तम तथा सस्ते ढंग से। ये कौन ने कही है? अब जो टेलर बात समझ, टेलर पर तो जो परिभाषा कहा दी है, टेलर ने जो परिभाषा कहा दी है, क्योंकि टेलर के पास कपड़ा सिलवावे जाते ना विजयी कहते, सच तो लेकिन मजेदार कपड़ा सिलवाओ, ऐसे ही सिलवाए जाए, मतलब कपड़ा सिलवाएं तो ऐसा दिखे कि हाँ कोई लोग क्या देखा कहाँ सिलवाओ है, लेकिन पैसा कम लगे। बेचारे को दिमाग खराब होना कि मैं परिभाषा बना दी थी, हमारे परिभाषा लगा दी दुकान की। वैज्ञानिक टेलर वह है जो यह कला जानता है, वैज्ञानिक टेलर, कि आप श्रमिकों से, मतलब ग्राहकों से क्या काम करवाना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसे सर्वोत्तम तथा सस्ते ढंग से करें। टेलर कह रहा हूं कि मुझसे ऐसा काम करवाता सब, वन परिभाषा बना ली। जय परिभाषा वन काय में लगा दी? संगठन में, कंपनियों में, हर जगह मान्य हो रही है बात। और ये हम घर में मान्य करते हैं कि नहीं? कोई भी घर में अगर झाड़ू पोछा लगाने से वाले से लेकर कंपनी के कर्मचारी और मान लीजिए ऑडिटर, कोई भी रखता है, यही सोचता है पैसा कम लगे लेकिन काम बेहतरीन करें। यही चलता है कि नहीं चलता है? कौन ने दी परिभाषा? अब आ गए टेलर के बाद पीटर, क्योंकि टेलर पिटे थे, ठीक है ना, पीटर एवं ढकर। अब पिट पिट के डकाल ले रहा हूं तो देखो, वैज्ञानिक प्रबंध कार्य का संगठित अध्ययन कार्य का अनेक तत्वों में विश्लेषण तथा श्रमिकों द्वारा किए गए प्रत्येक तत्व कार्यबद्ध में क्रमबद्ध सुधार करना है। पढ़िए एक बार जाए, वैज्ञानिक प्रबंध का पढ़ो एक बार दोबारा से। कैसे पढ़ोगे रे? मुझे तो तुम लोग समझ में नहीं आ। वैज्ञानिक प्रबंध कार्य का संगठित अध्ययन, कार्य का अनेक तत्वों में विश्लेषण तथा श्रमिकों द्वारा किए गए प्रत्येक तत्व कार्यद में क्रमबद्ध सुधार
करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। यही परिभाषा याद हो जाए कभी, अपने तो नहीं होने, तुम चाहे हो जाए, तुम्हें हो जाएगा। देखो इधर से, ये कोई व्यक्ति है, बढ़िया हेल्थ हाइट है भाई, पीठ पे जाना है, पकड़ पे जाना है, पीठ पे जाना है भाई, एक जन पीठ देखो, कोई पीठ देखो भाई, तो उल्टा काम हो जाएगा। दो जने कम से कम, दो चार जने चाहिए कि नहीं, तब जब मिलेंगे और तब जब पिटेगा तब बाजा माने को। ये जन मान लेगा जब बताओ भाई, नहीं माने होता, दो चार जने मिलकर जाके तब पीट पाएंगे कि नहीं। बस जही से परिभाषा याद हो जाएगी। देख ध्यान देखो, पीटर पिटो, कितने ने मारो, कितने ने, चार लोगों ने मिलकर मारो, बस ज्यादा याद रखना संगठित। कैसे याद रखेंगे, संगठित, क्योंकि दूसरे में ये शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। समझ में आया? टेलर तो वैसे ही याद होगा, सस्ते ढंग से काम करवाना, जो टेलर होगा। और पीटर का ऐसे होगा, संगठित मतलब मिलके मारेंगे जाए, समझ में आए ना। और पीटर से और ज्यादा याद करने तो ड्रकल लिख रहा हूं, समझ गए होगे। डाइमर के शब्दों में अब कौन आ गया, अब डाइमर, मतलब देखो टेलर पहले पिटो फिर जो मर जाओ। वैज्ञानिक प्रबंध से आशय प्रबंध के क्षेत्र में दशाओं, पद्धतियों, विधियों, संबंधों एवं परिणामों से संबंधित ज्ञान को प्राप्त एवं व्यवस्थित कर उपयोग के लिए उनको एक संगठित सिद्धांत के रूप में विकसित करना है। ये कहलाता है क्या, वैज्ञानिक प्रबंध। दोबारा पढ़ो, वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा कौन के अनुसार, डाइमर के अनुसार। डाइमर क्या कह रहे हैं देखो, वैज्ञानिक प्रबंध से आशय प्रबंध के क्षेत्र में दशाओं, पद्धतियों, विधियों, संबंधों एवं परिणामों से संबंधित ज्ञान को प्राप्त एवं व्यवस्थित कर उपयोग के लिए उनको एक संगठित सिद्धांत के रूप में विकसित करना है। याद हो जाएगी, कोई जाए भी याद नहीं कर। देखो टेलर आए, 10 से ढंग से कपड़ा सिले, एक के बिगाड़ 10 पिटे, पिटे कैसे, मिलके मारो, इतो मारो के मर गए। मरने के बाद क्रियाक्रम हुए, क्रियाक्रम मुझे बताओ कैसे हुए, विधि विधान से हुए। देखो कौन सी क्षेत्र में बात जलाओगे, कौन सी पद्धति अपनाओगे, कौन सी विधि अपनाओगे, संबंधों को बुलाओगे, तब जाके कोई ना कोई खर्च होगा उसका। समझ में आया कि नहीं आया, क्या आपको याद हुआ, मुझे लगता है क्रम तक नहीं भूलोगे अब। याद हो भाई, पहले कौन आया, क्या किया, कपड़े की मत लगाओ, सस्ता कह दो अकेला, याद में ऊपर से कोटे क्या कह रहा, क्या करो मैंने यार, फिर क्या किया उसका, आज रात में सपने में आएगो, मतलब सोच रहा कब से कब था, मर गओ। तुम्हारा नाम आ रहा है पटवारी में भागो, भारत में, मध्य प्रदेश में, अशोकनगर में पिट रहा है। आत्मा ने कितनी देर तो जन्म ले ला वो, लेकिन आज वो आए, वो कपड़ा सिलवा ला है तुमने, वहां सिद्धांत रहे, लेकिन तुम का सिलवा रहे कपड़ा, और वे भी कैसे, सस्ते, बुरे चल जाए तो क्या कर दो, पीट दिया। कौन ने, मिल गए, संगठित हो गए, पिट पिट के कब आओ, मर गया, मर एक बात क्या कर दो, विधि विधान से जाए काम खत्म कर दो। याद हो गया, ऐसे होते परिभाषा यार, मूर्ख होते हैं जो इतनी बड़ी परिभाषा याद करेंगे। ये परिभाषा 3 याद करने में 1 दिन चाहिए, बाकी बात भी गारंटी नहीं है, 5 दिन बाद सुने तो सुना दे। लेकिन क्या गारंटी है कि अगर प्रबंध की किताब कोई फाड़ के ही फेंक देगा और महीना के बाद पूछे कहा कौन पिटो, तो कैसे कैसे सुना देंगे हम, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं, आओ एक बार विशेषताओं पर प्रकाश डालें, कल पढ़ेंगे विशेषता, मैथ पढ़ेंगे।